नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज का आज ये दूसरा लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड जीके में उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार एवं संरचना। तो उत्तराखंड के भौगोलिक विस्तार के बारे में, हम उत्तराखंड की संरचना के बारे में डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार की भौगोलिक स्थिति है उत्तराखंड की। टॉपिक है जो वो है उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार, राज्य की सीमाएं, भौगोलिक विभाजन और प्रमुख जो पर्वत शिखर हैं उत्तराखंड में, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है उत्तराखंड का मैप और हमारा जो टॉपिक है उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार और संरचना। अगर हम विस्तार की बात की जाए, देखो किसी भी देश, किसी भी राज्य को जो उसका भौगोलिक विस्तार की अगर हम बात करें, उसको उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर, इस प्रकार से उसका विस्तार देखा जाता है। अगर हम भारत की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, तो पहले आपको एक चीज समझनी होगी। पहले आपको गोलार्ध के बारे में समझना होगा। देखो, ये एक पृथ्वी है, ये इस प्रकार से पृथ्वी है। पृथ्वी में एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। ये आपकी क्या है, जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य यानी जो भू के मध्य से गुजर रही है। अब इस भूमध्य रेखा के उत्तर में देखो, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका दोस्तों उत्तर है और ये आपका दक्षिण है। तो ये जो भूमध्य रेखा है ये वाली, इसके उत्तर में यानी यहां इस और कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है और इसे कहा गया उत्तरी गोलार्ध। यानी भूमध्य रेखा के जो उत्तर में ये वाला गोला है, भूमि एक क्या है, गोला है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में जो गोला है उसे कहा गया है उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिण में गोला है इसे कहा गया है दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तराखंड कहाँ है, तो उत्तराखंड इधर है, क्योंकि भारत, देखो भारत स्वयं क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तराखंड यहाँ पे है। तो उत्तराखंड स्वयं कौन से गोलार्ध में हो गया, उत्तरी गोलार्ध में हो गया है। तो इसलिए हम कहते हैं जो उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार है, उत्तरी अक्षांश कितना है, वो है 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक। और अगर हम बात करें देशांतर रेखाएं, तो ये है, देखो ये आपकी आ जाएंगी देशांतर रेखाएं। तो अगर जो पूर्व की ओर खींची जाती है तो उन्हें कहा जाता है पूर्वी देशांतर रेखाएं। तो देखो उत्तराखंड किस ओर आ रहा है, उत्तराखंड यहाँ है यानी उत्तर की ओर है और पूर्वी की ओर है, यानी उत्तराखंड की जो स्थिति है वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर। यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट नोट करना है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, गोलार्ध पर स्थित है आपका उत्तराखंड, ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर। तो इसलिए यहां पे उत्तरी अक्षांश, अब देखो उत्तरी अक्षांश क्या हुआ, पहले ये तो आप समझ गए होंगे ना कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का मतलब देखो उत्तर और पूर्व में है। जो ये वाला पोर्शन ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का है, ये वाला है आपका उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध का, ये वाला दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध है और ये वाला आपका दक्षिण पूर्वी गोलार्ध है। तो उत्तराखंड यहाँ पे है और उत्तराखंड की स्थिति क्या है, भूगोल पर या जो आपका मैप है उस पर क्या है, वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है आपका उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो देखो उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार क्या है, उत्तरी अक्षांश में है 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक। उत्तरी अक्षांश का मतलब है कि ऐसी रेखाएं, उत्तरी अक्षांशीय रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो किसी स्थान की उत्तरी स्थिति के बारे में बताए, यानी उत्तर में किस दिशा में स्थित है। तो देखो उत्तराखंड एक उत्तरी राज्य है और यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर इन ये काल्पनिक रेखाएं, ठीक है, यहाँ पे ये रेखा आ गई आपकी 28 डिग्री 43 मिनट पर और ये रेखा है 31 डिग्री 27 मिनट। तो ये है आपकी उत्तरी अक्षांश उत्तराखंड की। अब उत्तराखंड कहाँ है, अगर हम मैप की बात करें, गोलार्ध की बात करें, तो पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पे आपको एक देशांतरीय रेखाएं खींचनी है। ये देशांतरीय रेखाएं होती है, भूगोल में आपने देखा होगा, ये थोड़ा अंदर हो गई, यहाँ पे ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये है आपकी 77 डिग्री 34 मिनट और ये वाली रेखा आ जाएगी 81 डिग्री 02 मिनट। तो पूर्व देशांतर में 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 02 मिनट तक फैला हुआ है उत्तराखंड और उत्तरी अक्षांश में 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27
मिनट तक फैला हुआ है उत्तराखंड। तो अगर हम बात करें उत्तरी अक्षांश विस्तार, ये विस्तार कितना है उत्तराखंड का, तो ये आ जाएगा उत्तराखंड का कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये नोट करना है 2 डिग्री 44 मिनट। ये इसका उत्तरी विस्तार है, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। और पूर्वी देशांतरीय विस्तार कितना है उत्तराखंड का, तो वो आ जाएगा 3 डिग्री 28 मिनट। यानी अगर इसको इसमें से क्या करोगे आप, घटाओगे या इसको इसमें से घटाओगे, माइनस करोगे, तो इतना आ जाएगा। तो 2 डिग्री 44 मिनट उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है उत्तराखंड का, 3 डिग्री 28 मिनट ये पूर्वी देशांतरीय विस्तार है उत्तराखंड का। अब अगर उत्तराखंड के आकार की बात की जाए तो उत्तराखंड का आकार दोस्तों आयताकार। ये देखो ये मैप है ना उत्तराखंड का, तो इस प्रकार से अगर हम रेखा के माध्यम से इसको दर्शाना चाहेंगे तो इस प्रकार से देखने को मिलता है उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड का आकार कैसा है, आयताकार है। लंबाई कितनी है उत्तराखंड की, तो ये देखो पहले दिशा आप देख लो, ये पूर्व है, सबसे पूर्वी जिला कौन है, पिथौरागढ़, ये आपका हो जाएगा पश्चिम, ये आपका हो जाएगा उत्तर, और ये आपका क्या है, दक्षिण है। तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो लंबाई है उत्तराखंड की वो कितनी है, 358 किलोमीटर। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी चौड़ाई है उत्तराखंड की, 320 किलोमीटर। तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक राज्य की लंबाई 358 किलोमीटर है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक राज्य की चौड़ाई कितनी है, तो 320 किलोमीटर है। अब अगर हम बात करें उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है उत्तराखंड का। और उत्तराखंड राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है उत्तराखंड का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल के व्यू पॉइंट से अगर बात की जाए तो उत्तराखंड कितना हिस्सा घेरता है भारत का, 1.69%। अब जो ये कुल क्षेत्रफल है ना उत्तराखंड का, इसमें पर्वतीय क्षेत्रफल है 86.07%, यानी अधिकांश भाग उत्तराखंड का कैसा है, पर्वतीय है। वर्ग किलोमीटर की बात की जाए तो 46,035 वर्ग किलोमीटर पर्वतीय क्षेत्रफल है उत्तराखंड का। 7,448 वर्ग किलोमीटर ये मैदानी भाग आता है उत्तराखंड में, यानी 13.93%, 13.93% ये मैदानी भाग है उत्तराखंड का। यहां तक आपको दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अभी हमने आपको क्षेत्रफल के बारे में बताया, तो क्षेत्रफल में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है भारत के राज्यों में से, तो जब तक तो जम्मू कश्मीर राज्य था, अभी देखो वर्तमान में जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो जब तक जम्मू कश्मीर राज्य था तब तक उत्तराखंड का जो भारत में स्थान था क्षेत्रफल के दृष्टि से वो था 19वां स्थान। अब जम्मू कश्मीर हट चुका है, जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो यानी एक राज्य कम हो गया है और जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल अधिक था भारत से। तो जब एक राज्य 19 के ऊपर से कम हो गया है तो अब वर्तमान में राज्यों की दृष्टि से उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल के दृष्टि से स्थान है भारत में 18वां स्थान है। ठीक है, और हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का क्रम कौन सा है, तो वह है 11वां क्रम था, और अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर नहीं है तो अब हो जाएगा 10वां क्रम। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट करनी है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे उत्तराखंड के भौगोलिक विस्तार के बारे में जान लिया है, उत्तराखंड की संरचना किस प्रकार से है। तो यहां तक दोस्तों आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे उत्तराखंड राज्य की सीमाओं के बारे में चर्चा करते हैं, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में, राज्य सीमाओं और साथ साथ जो आंतरिक सीमा है उत्तराखंड की। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब आप समझ गए होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब होता है जो किसी अन्य देश के साथ इंटरनेशनल लेवल पर अन्य देश के साथ सीमा साझा होती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। तो उत्तराखंड भी यहाँ पे 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, चीन और नेपाल। सबसे पहले उत्तराखंड की स्थिति आप यहाँ पे देख लो, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये आपका उत्तर है यहाँ पे, और ये आपका दक्षिण है। यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से मैंने ये मैप बनाया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मैप यहाँ पे पसंद आ रहा होगा और मैप से आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो इसके पूर्व में कौन सा देश है, उत्तराखंड के पूर्व में आपका नेपाल देश है। तो उत्तराखंड की जो पूर्वी मतलब पूर्व में सीमा कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उसी प्रकार से उत्तर में भी कौन सी सीमा है,
अंतरराष्ट्रीय सीमा है। उत्तर में उत्तराखंड चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो दो देशों के साथ उत्तराखंड क्या कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है। अब यहाँ पे जो ये सीमा बनाता है नेपाल के साथ, तो यहाँ पे दोस्तों ये है काली नदी। यहाँ पे कौन सी नदी है, काली नदी। तो उत्तराखंड और नेपाल के बीच में जो सीमा बना रही है वो कौन सी नदी बना रही है, काली नदी, जो कि उत्तराखंड की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। और यहां से लेकर यहां तक ये चाइना के साथ उत्तराखंड सीमा बनाता है। और यहाँ पे किसके द्वारा, ये आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र है। तो ट्रांस हिमालय जो कि उत्तराखंड और चाइना तिब्बत को पृथक करता है। तिब्बत मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे पहले ये तिब्बत हुआ करता था, अब ये चाइना के कब्जे में है। तो अब देखो यहाँ पे लंबाई की बात की जाए, अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है उत्तराखंड में, तो वो है 625 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है उत्तराखंड की, 625 किलोमीटर। इसमें चीन के साथ, अकेले चीन के साथ उत्तराखंड कितनी सीमा साझा करता है, तो चीन के साथ उत्तराखंड यहाँ पे 350 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और नेपाल के साथ 275 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो 350 प्लस 275 ये कितना हो जाएगा, टोटल 625 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा हो चुकी है उत्तराखंड की। तो क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड किस देश के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो चीन के साथ। अब देखो चीन के साथ उत्तराखंड के 3 जनपद सीमा साझा करते हैं, उत्तरकाशी, चमोली, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये उत्तरकाशी चाइना के साथ सीमा बना रहा है, चमोली और पिथौरागढ़। ये 3 जनपद ऐसे हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। और उसी प्रकार से पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये 3 जनपद ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं आपको मैप के माध्यम से समझा रहा हूं, ये आपको स्वयं नोट करना है। 3 देश चीन के साथ सीमा बनाते हैं, 3 जिले, ठीक है, 3 जिले चीन के साथ सीमा बनाते हैं और 3 जनपद नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। अब अकेला पिथौरागढ़ जनपद ऐसा है उत्तराखंड का जो दोनों देशों के साथ सीमा बना रहा है। ये देखो, ये चीन के साथ भी सीमा साझा कर रहा है यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक ये नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है। और सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रखने वाला जनपद कौन सा है उत्तराखंड का, नोट कीजिए कि सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रखने वाला जनपद कौन सा है उत्तराखंड का, तो वो हो जाएगा पिथौरागढ़, क्योंकि पिथौरागढ़ 2 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है, चीन, तिब्बत और नेपाल के साथ। तो ये तो थी दोस्तों उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम राज्य सीमाओं की बात करें तो ये देखो यहाँ पे, ये तो पूर्वी और उत्तरी सीमा हो गई। अब हम दक्षिण और पश्चिमी सीमा की बात करें तो पश्चिम में उत्तराखंड जो सीमा बनाता है वो किस किस के साथ बनाता है, तो ये बनाता है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और इधर ये देखो हिमाचल प्रदेश के साथ, यहां से लेकर यहां तक। तो पश्चिम में किसके साथ ये सीमा बना रहा है, हिमाचल प्रदेश के साथ। और हिमाचल प्रदेश के साथ कौन कौन से जनपद उत्तराखंड के सीमा बनाते हैं, उत्तरकाशी और देहरादून। उसके बाद यहां से लेकर और यहां तक ये सारा किसमें आ जाएगा, आपका उत्तर प्रदेश में आ गया। तो दक्षिण में उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, उत्तर में है चाइना तिब्बत और पूर्व में है नेपाल। इस प्रकार से उत्तराखंड अपनी सीमाओं को बनाता है, सीमा साझा करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी और राज्य सीमा भी। अब यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश से कितने जनपद सीमा बना रहे हैं उत्तराखंड की, नंबर 1 देहरादून, ये आपको स्वयं नोट करना है दोस्तों। नंबर 1 है देहरादून, नंबर 2 है हरिद्वार, नंबर 3 पे है पौड़ी गढ़वाल, ये देखो। नंबर 4 पे यहाँ पे ये देखो नैनीताल बना रहा है, चौथा पे आ जाएगा। और नंबर 5 पे आ जाएगा आपका उधम सिंह नगर। तो 5 जनपद ऐसे हैं उत्तराखंड के जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। उसी प्रकार से 2 जनपद, यहां पर देखो ये है उत्तरकाशी और यहां से लेकर यहां तक देहरादून है। तो 2 जनपद ऐसे हैं उत्तराखंड के जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आंतरिक सीमा की बात करें तो सर्वाधिक आंतरिक सीमा कौन बनाता है, पौड़ी गढ़वाल। आंतरिक सीमा का मतलब है कि जो अंदर ही जनपदों के साथ सीमा साझा होती है। तो देखो पौड़ी गढ़वाल ये सर्वाधिक 7 जनपदों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से वो 7 जनपद,
तो यहां से हम शुरू करते हैं। ये आपका हरिद्वार हो गया 1, देहरादून हो गया 2, ये हो गया टिहरी 3, यहाँ पे चौथा आ जाएगा रुद्रप्रयाग 4 हो गया, ठीक है। 5वां आ गया चमोली, 6वां हो गया अल्मोड़ा और 7वां हो गया यहाँ पे नैनीताल। तो 7 जनपदों के साथ पौड़ी गढ़वाल क्या बनाता है, सीमा बनाता है। और देखो टिहरी, रुद्रप्रयाग और कौन सा है, अल्मोड़ा और बागेश्वर। हाँ, ये 4 जनपद ऐसे हैं जो केवल आंतरिक सीमा बनाते हैं, यानी केवल जनपदों के साथ सीमा बनाते हैं। ये 4 जनपद टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा, ये किसी भी अन्य राज्य के साथ या किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। यानी ये 4 जनपद आंतरिक जनपद हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड के आंतरिक जनपद कितने हैं, 4 जनपद, क्योंकि ये न किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं न किसी देश के साथ ये सीमा साझा करते हैं। दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको उत्तराखंड राज्य की सीमाओं के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। मैंने यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा और आंतरिक सीमा काफी डिटेल्स में आपको यहाँ पे बता दी है मैप के माध्यम से। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और अब बात करेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, यानी भौगोलिक रूप से उत्तराखंड को कितने क्षेत्रों में यहाँ पे विभाजित किया गया है। 8 क्षेत्रों में, 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तराखंड को। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, नंबर 2 है वृत्त या उच्च हिमालय क्षेत्र, यहाँ पे आप देख सकते हो लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, दून द्वार क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और गंगा का मैदानी क्षेत्र। अभी इन क्षेत्रों के बारे में एक एक करके डिटेल्स में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैप में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये मैप दोस्तों मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। मैप आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हर चीज मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखी है मैप के माध्यम से। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ट्रांस हिमालय क्षेत्र का मतलब होता है हिमालय के पार, हिमालय के पार का क्षेत्र। तो यहां तक तो हिमालय है, ये हिमालय है, ठीक है। और इसके पार का क्षेत्र जो विशेषकर तिब्बती क्षेत्र है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपद, ये 3 जनपद ऐसे हैं जिनमें ट्रांस हिमालयी क्षेत्र पाया जाता है। तो ये तो आगे आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र, अभी इसके बारे में काफी डिटेल्स में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद आता है वृहद हिमालय क्षेत्र, या इसको कहा जाता है उच्च हिमालय क्षेत्र। इसमें आपका उत्तरकाशी हो गया, टिहरी हो गया, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ये प्रमुख जिले आते हैं। उसके बाद जो मध्य हिमालय क्षेत्र है, तो अधिकांशतः जो क्षेत्र है उत्तराखंड का वो मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखो जो ये वृहद हिमालय क्षेत्र है ना, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में अधिकांश दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे, जितने भी आपके दर्रे होते हैं ना, दर्रे यानी मतलब ऐसी घाटियां होती हैं ऐसी। तो ये आपका दर्रा है। यहां से आप देखो हिमालय को पार करने के लिए क्या चाहिए आपको, घाटी चाहिए ना, तभी तो आप हिमालय को पार कर पाओगे। हिमालय में तो आप चढ़ नहीं पाओगे, ऐसा तो नहीं होगी आप चोटी पे चढ़ गए फिर आप तराई में उतरोगे नीचे, इतना लंबा रास्ता कौन तय करेगा। तो इसलिए यहाँ पे दर्रे हैं। तो अधिकांशतः दर्रे कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में। उसके बाद वृहद हिमालयी क्षेत्र में यहाँ पे तो दोस्तों ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं। ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां इसलिए हैं क्योंकि मुख्य जो हिमालय का भाग है वो यही भाग है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो चोटियां हैं, जैसे नंदा देवी चोटी है 7,817 मीटर, 7,817 मीटर। ये चोटी भी कहाँ है आपकी, वृहद हिमालयी क्षेत्र में ही आती है। तो इसलिए इस हिमालय क्षेत्र में एक तो ये बर्फ से ढका हुआ रहता है और अधिकांशतः ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां इसी में पाई जाती हैं। उसके बाद उत्तराखंड का अधिकांशतः क्षेत्र ये मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रमुख पर्यटक स्थल और प्रमुख मंदिर यहाँ पे, कुछ प्रमुख चोटियां भी यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे चंद्रबदनी, आपका सुरकंडा पर्वत, ये सारी चोटियां इसी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। अधिकांशतः क्षेत्र उत्तराखंड का ये मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद मध्य हिमालय क्षेत्र के बाद आता है शिवालिक क्षेत्र। तो ये शिवालिक क्षेत्र को हिमालय का पाद भी कहा जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हिमालय का निर्माण किस प्रकार से होता है। दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। बाकी सारी चीजें आपको बाद में बताऊंगा एक करके, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि उत्तराखंड में भूकंप क्यों आते हैं, भूस्खलन क्यों आते हैं, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, ये आपको हेडिंग डाल देनी है। देखो दोस्तों पहले हिमालय नहीं था वहां पे। हिमालय क्या है, बिल्कुल एक नवनिर्मित क्षेत्र है। और जो भी नवनिर्मित क्षेत्र होता है, जैसे कोई नया नया मकान होता है ना, तो जब तक उसको काफी साल नहीं होते हैं तो उसको टूटने का डर रहता है। या कोई नया अगर आप दीवार बनाते हो
तो नया नया जब तक वो होता है, या आप एक गीली मिट्टी कीजिए और उसको कुछ दिन रखिए, तो जब तक वो नई नई होती है तब तक उसका टूटने का डर होता है। तो हिमालय इसी प्रकार से क्या है, एक नवनिर्मित क्षेत्र है। अब देखो कैसे हुआ था हिमालय का निर्माण। तो यहाँ ऊपर ये हुआ करता है, इसको कहा जाता अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और यहाँ पे जो यहाँ पे जो प्लेट हुआ करती, इन्हें कहा जाता है यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट। अंगारा लैंड में कौन सी प्लेटें हैं, यूरेशियाई प्लेट। यहाँ पे नीचे हुआ करता था, यहाँ पे ये गोंडवाना लैंड, ये जो दक्षिणी हिस्सा है भारत का, ठीक है, इसको कहा जाता गोंडवाना। और यहाँ पे जो प्लेटें हुआ करती उन्हें कहा जाता इंडिक प्लेट, इंडिका प्लेट। इंडिका प्लेट यानी यहाँ पे ये इंडिया का हिस्सा था, दक्षिणी हिस्सा है। और यहाँ पे जो बीच में था, यहाँ पे था टिथिस सागर, टिथिस नामक सागर, यानी ये क्या है, यहाँ पे ये पानी, यहाँ पे ये क्या है, सागर है। अब देखो जो ऊपर अंगारा लैंड है, यहाँ की जो कुछ नदियां थी ये अपने साथ अवसाद लेकर आती थी और कहां जमा करती थी, टिथिस सागर में जमा करती थी। और यहाँ जो ये नीचे गोंडवाना लैंड है, इसकी इंडिका प्लेटें किस ओर खिसक रही थी, उत्तर की ओर। ये उत्तर है, ये आपका दक्षिण है। तो इंडिका प्लेटें अभी भी वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी भी जो दक्षिणी जो इंडिका प्लेटें हैं ये उत्तर की ओर क्या कर रही हैं, खिसक रही हैं। तो जब ये यहां से उत्तर की ओर खिसक रही थी, तो धीरे धीरे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये पास में आ गई। और जब ये पास में आ गई है, तो यहाँ का जो मलबा था, टिथिस सागर में जो अंगारा लैंड की नदियों द्वारा मलबा अवसाद लाया गया था, तो जब यहाँ पे देखो ये है और ये है, ये क्षेत्र जो ये वाला क्षेत्र ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगा ना यहाँ पे, तो ये क्षेत्र बिल्कुल समीप में आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो अवसाद है वो एकदम से क्या हो गया, ऊपर उठ गया, ऐसा ऊपर उठ गया ऐसा। तो इसी अवसाद के कारण दोस्तों किसका निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है। कई वर्षों पहले इसका निर्माण हुआ है, लेकिन भूगोल में ये मायने नहीं रखता, क्योंकि अभी भी ये क्या है, नवनिर्मित क्षेत्र इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है हिमालय। तो हिमालय, अब देखो यहाँ पे क्या है, नवनिर्मित क्षेत्र है। और गोंडवाना जो लैंड था, इसकी जो इंडिका प्लेटें हैं लगातार, मतलब अभी भी वर्तमान में ये प्लेटें क्या हो रही हैं, हिमालय के नीचे की जो प्लेटें हैं ये ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर क्या हो रही हैं, लगातार जा रही हैं, उत्तर की ओर खिसक रही हैं। तो अभी भी एक तो सबसे पहला कारण जो भूकंप का है उत्तराखंड में, वो यही एक तो हिमालय क्षेत्र में आता है। और हिमालय क्षेत्र बिल्कुल नवनिर्मित क्षेत्र है, और नवनिर्मित क्षेत्र में अगर हल्की सी प्लेटें इधर उधर हो गई है तो वहां पे बड़ा भूस्खलन देखने को मिलता है। नंबर 2, ये जो प्लेटें हैं ये उत्तर की ओर अभी क्या हो रही है, खिसक रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ है। टिथिस सागर में जो अवसाद था, जब यहाँ पे गोंडवाना लैंड की इंडिका प्लेटें उत्तर की ओर यहाँ पे जा रही थी, उत्तर की ओर खिसकी, तो एकदम से वो मतलब यूरेशियाई प्लेट और इंडिका प्लेट नजदीक आ गई, और जो बीच का अवसाद था वो बिल्कुल टाइट हो गया, तो फिर वो ऊपर उठेगा। ये तो हो गई ना। अगर आप हथेली के बीच क्या करोगे, पानी लेते हो तो पानी भी क्या उड़ता है, ऊपर उड़ता है। या आप मिट्टी लेते हो, गीली मिट्टी अपनी हथेली के नीचे, और दोनों हथेलियों को इकट्ठा करते हो तो वो मिट्टी क्या उठेगी, ऊपर उठेगी। तो इस प्रकार से हिमालय का यहाँ पे निर्माण हुआ था। अब हिमालय का निर्माण तो हो गया, लेकिन ये हिमालय का जो अलग अलग क्षेत्र है ना, ये अलग अलग क्यों बांटे गए हैं। इन अलग अलग क्षेत्रों का दोस्तों अलग अलग काल में इनका निर्माण हुआ है। देखो ये तो हिमालय था, अब ये हिमालय है आपका। अब जो ये जो ट्रांस हिमालय ना, यहाँ से जो कुछ नदियां तो रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे तो लगातार क्या है, बर्फ गिरती रहती है। जो वृहद माने ये वृहद हिमालय क्षेत्र, वृहद ये हिमालय क्षेत्र है यहाँ पे। अब यहाँ की जो कुछ नदियां थी, इन्होंने लगातार क्या किया, अपने साथ कण अवसाद यहाँ पे इकट्ठा करते रहे नीचे। ये पहले मैदानी क्षेत्र हुआ करता था। ये देखो वृहद हिमालय क्षेत्र या मुख्य हिमालय क्षेत्र इसको इसलिए कहा जाता है। यहाँ पे ये तो हिमालय क्षेत्र था, अब यहाँ की जो नदियां थी वो अपने साथ, ये मैदानी क्षेत्र था पूरा, ठीक है, ये अपने साथ लगातार क्या ले आई, यहाँ पे अवसाद इकट्ठा करने लगी इन क्षेत्रों में। और धीरे धीरे अवसाद मलबे के रूप में धीरे धीरे बढ़ने लग गया। और जब धीरे धीरे बढ़ने लग गया तो यहाँ पे फिर ये किसका निर्माण हो गया, मध्य हिमालय क्षेत्र का। फिर उसी प्रकार से मध्य हिमालय क्षेत्र की नदियां ये नीचे आई, यहाँ पे ये मलबा इकट्ठा करने लग गई, अवसाद इकट्ठे करने लग गए, कंकड़ पत्थर। और इन्हीं, क्योंकि देखो कई सालों की प्रोसेस लगती है इस प्रकार से निर्माण में।
और इसी प्रकार से ये शिवालिक क्षेत्र का निर्माण हुआ। तो इसीलिए शिवालिक क्षेत्र बिल्कुल क्या है, अभी सबसे नया क्षेत्र है। इसको हिमालय का पाद इसीलिए कहा जाता है। सबसे नवीनतम क्षेत्र इसको माना जाता है, शिवालिक क्षेत्र को हिमालयी क्षेत्र का। अगर आप इस प्रकार से नहीं समझे कि कैसे इन अलग अलग क्षेत्रों का निर्माण हुआ, तो ये देखो, ये यहाँ पे मैदान है, ये यहाँ पे पर्वत है, ठीक है। अब यहाँ की जो नदियां है ना, ये यहाँ पे धीरे धीरे अपने साथ अवसाद लेके आएंगे। अब अवसाद यहाँ पे ये धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, बढ़ने लग गया, ऐसा बढ़ गया, और ये देखो हो गया ना एक अलग ही उसका निर्माण। इसी प्रकार से अब ये भी अपने साथ अवसाद लाएगा, तो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ेगा, और ये बढ़ गया। इस प्रकार से हिमालय क्षेत्रों का अलग अलग काल में इनका निर्माण हुआ है। और अलग अलग काल में जब इनका निर्माण हुआ है, तो इनके मध्य देखो, ये सबसे पुराना है, उसके बाद नवीनतम ये है। तो इसके मध्य ये तो पुरानी प्लेटें थी, यहाँ पे ये नई प्लेटें हैं। तो पुरानी प्लेटें और नई प्लेटें आपस में इनमें डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक खाई है, जिसको हम फाल्ट लाइन कहते हैं। वृहत हिमालय और मध्य हिमालय क्षेत्र की फाल्ट लाइन। तो इसीलिए दोस्तों इन क्षेत्रों में भूकंप आने के चांस ज्यादा होते हैं। आपने देखा चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, इन क्षेत्रों में भूकंप क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये प्लेटें अलग है, ये प्लेटें अलग है, तो ये आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पाती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भूकंप आने के चांस ज्यादा होते हैं। ये प्लेटें आपस में क्या हो जाती हैं, खिसक जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वैसे ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, इसके बारे में काफी डिटेल्स में आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी हमको पूरा फोकस उत्तराखंड में करना है। और उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन इस प्रकार से किया गया है, तो इसलिए सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। बाकी वैसे एक अलग टॉपिक, इसके बारे में कभी आगे काफी डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे। तो हम शिवालिक क्षेत्र पर थे। शिवालिक क्षेत्र को इसलिए सबसे नवीन क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद आता है तराई क्षेत्र, और इस शिवालिक और तराई क्षेत्र के मध्य ही क्या आते हैं आपके क्या आते हैं, दोनों और द्वार क्षेत्र और भाबर क्षेत्र भी। ये दोनों क्षेत्र, ये इधर एक द्वार क्षेत्र है और भाबर क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। और उसके बाद अंत में गंगा का मैदानी क्षेत्र, बिल्कुल ये क्या है, समतल क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। तो दोस्तों इस प्रकार से भौगोलिक विभाजन किया गया है उत्तराखंड का। अब दोस्तों हम एक एक करके इन जो 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटे गए हैं उत्तराखंड को, उनको हम एक एक करके यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब होता है के पार, यानी हिमालय के पार का क्षेत्र। ये हिमालय है और इसके पार का जो क्षेत्र है, ये आपका ट्रांस हिमालय कहलाता है। इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 20 से 30 किलोमीटर मैंने आपको मैप में बताया था। ऊपर मैंने ऐसी रेखा खींची थी, यहाँ पे कुछ उत्तरकाशी का हिस्सा था, कुछ चमोली का हिस्सा और कुछ पिथौरागढ़ का हिस्सा। तो ये सारा इधर का क्षेत्र क्या कहलाता है, ट्रांस हिमालय कहलाता है। औसतन ऊंचाई इसकी 2500 से लेकर 3500 मीटर है। और इसमें मुख्यतः 3 जिले आते हैं। ट्रांस हिमालय में कौन कौन जिले आते हैं मैंने मैप में भी आपको बताया था, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ठीक है। तो ये 3 जनपद दोस्तों ट्रांस हिमालय में आते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ट्रांस हिमालयन और महान हिमालय के बीच फॉल्ट लाइन, इसको क्या कहते हैं, इंडो सांको भ्रंश। ये है ना, यहाँ पे ये ट्रांस हिमालय है और ये वृहत हिमालय है। तो इनके बीच ये फॉल्ट लाइन है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि इन क्षेत्रों का निर्माण, देखो ये जो हिमालय के पार का क्षेत्र, ये तो बहुत पहले से ही बना था और ये हिमालय नवनिर्मित है। तो यहाँ पे ये अलग क्षेत्र, ये अलग क्षेत्र है, तो इसके बीच एक फॉल्ट लाइन है और इसे कहा जाता है इंडो सांको भ्रंश। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय क्षेत्र के बीच कौन सी लाइन पाई जाती है, कौन सी रेखा इनको विभाजित करती है, तो वो है इंडो सांको भ्रंश। तो इंडो सांको भ्रंश ये फॉल्ट लाइन किस किस के बीच है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में। प्रत्येक हिमालय, जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, फिर महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में एक फॉल्ट लाइन है। मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच भी एक क्या है, फॉल्ट लाइन है। हम यहाँ पे ट्रांस हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रांस हिमालय में जो पर्वत श्रेणी हैं उनको कहते हैं जैंगसर श्रेणी। जैंगसर श्रेणी, ये क्वेश्चन बनता है, जैंगसर श्रेणी किस हिमालय क्षेत्र में आती है, तो वो आती है ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। और ट्रांस हिमालय में अधिकांशतः दर्रे भी पाए जाते हैं, क्योंकि अगर हिमालय से किसी को पार जाना है तो दर्रों से गुजरना होगा। तो अधिकांशतः दर्रे भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। दर्रे पे हम स्पेशल वीडियो अलग से अभी आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरा जो क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पे, वो है वृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र, जिसको मुख्य हिमालय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये हिमालय क्षेत्र है यहाँ पे। इसकी चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर है और औसतन ऊंचाई
4500 से 7817 मीटर। यानी हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? वृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र। उच्च मतलब ऊंचाई वाला क्षेत्र, और मुख्य हिमालय क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है दोस्तों नंदा देवी पश्चिमी। नंदा देवी पश्चिमी ये आपका चमोली में है, 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो वृहद हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? नंदा देवी, वो भी नंदा देवी पश्चिमी। अब ये 6 जिलों में फैला हुआ है, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़। साथ साथ देखो ये ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे क्या है, ये ग्लेशियर है, यहाँ पे बर्फ पड़ी है। तो एक तो यहाँ पे वर्ष भर दोस्तों क्या रहती है? बर्फ पड़ी हुई रहती है हमेशा। तो इसलिए इसको हिमच्छादित क्षेत्र भी कहा जाता है। हिमच्छादित यानी हिम से ढका हुआ क्षेत्र वर्ष भर। और जब हिम से ढका हुआ है तो अर्थात यहाँ पे ग्लेशियर भी पाए जाते होंगे। तो इस क्षेत्र में विशाल हिमनद या ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, पिंडारी, मिलम ग्लेशियर। ये सारे दोस्तों किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? उच्च हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विश्व प्रसिद्ध जो फूलों की घाटी है ये भी किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? मुख्य हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि विश्व प्रसिद्ध जो फूलों की घाटी है वो किस हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो वृहद हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत। अब देखो वृहद हिमालय, यहाँ पे वृहद हिमालय है और यह है यहाँ पे आपका, इसके नीचे कौन सा है? हिमालय है लघु। तो इनके बीच एक फॉल्ट लाइन मैंने आपको मैप में वो बता रखी है। तो उस लाइन का नाम क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी MCP, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। आप इसको इस प्रकार से भी नोट कर सकते हैं। देखो मुख्य हिमालय तो 2 ही है, एक तो उच्च हिमालय क्षेत्र है और एक लघु हिमालय क्षेत्र है, यानी हिमालय के जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इन क्षेत्रों के मध्य कौन सी फॉल्ट लाइन आती है? कौन से फॉल्ट लाइन इन क्षेत्रों को अलग करती है? तो वो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी MCP, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। और उच्च हिमालय क्षेत्र की महत्वपूर्ण जनजाति कौन सी है? तो वो है आपकी भोटिया जनजाति। ये भोटिया लोग यहाँ पे निवास करते हैं ग्रीष्मकालीन के दौरान, क्योंकि ठंड में तो यहाँ पे बर्फ पड़े रहती है, तो ठंडा तो यहाँ पे बहुत होगा। तो ग्रीष्म काल के दौरान इस क्षेत्र में दोस्तों ये गेहूं, जौ और मक्का की खेती करते हैं भोटिया। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो सर्वाधिक संख्या में उच्च हिमालय क्षेत्र में वास करती है? तो वो है आपकी भोटिया जनजाति। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट भौगोलिक क्षेत्र है वो है लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र। अब इस क्षेत्र को कहा जाता है हिमांचल या हिम का अंचल, क्योंकि देखो अधिकांश बर्फ तो उच्च हिमालय क्षेत्र में होती है, तो उसके नीचे का जो हिमालय है वहां पे हल्की हल्की बर्फ देखने को मिलती है। तो हिम से हल्की हल्की जो चोटियां ढकी रहती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है हिम का आंचल। तो हिमांचल या हिम का आंचल किसे कहा जाता है? मध्य हिमालय क्षेत्र को कहा जाता है। अब इस क्षेत्र में सर्वाधिक जनपद आते हैं। देहरादून हो गया, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत। मुख्यतः ये 9 जनपद इस क्षेत्र में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ हिस्सा पिथौरागढ़ का भी, कुछ हिस्सा आपका हो जाएगा बागेश्वर का भी, ये क्षेत्र भी इसमें आते हैं। लेकिन मुख्यतः इसमें विशेषता ये 9 जनपद जिनका अधिकांश क्षेत्र इस लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में आता है। अभी आगे मैं इसी वीडियो में आपको उच्च हिमालय क्षेत्र और मध्य हिमालय क्षेत्र की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चौड़ाई कितनी है? 70 से 100 किलोमीटर और औसतन ऊंचाई है 1200 से 4500 मीटर। अब देखो यहाँ पे लघु हिमालय और शिवालिक क्षेत्र, ये आपका लघु हिमालय है और ये फॉल्ट लाइन है, फिर ये आपका यहाँ पे शिवालिक क्षेत्र शुरू हो जाएगा। मैंने आपको बता रखा है कि दोनों क्या है, यहाँ पे अलग अलग काल में दोनों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे एक फॉल्ट लाइन तो होगी, जैसे एक आपने माना देखो आपने 2 मिट्टियों को आपको आपस में जोड़ना है। एक आपने 3 दिन पहले की मिट्टी इकट्ठा करनी है, उसको गीला करके सुखा देना है 3 दिन पहले की, और एक आपको आज मिट्टी गीली करनी है, उसको सुखा देना है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों क्या जुड़ेंगे? एकदम से नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे दबाव बहुत ज्यादा है ना हिमालय का, तो इसलिए जुड़े हुए हैं आपस में। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, ये फॉल्ट पड़ रहा है, ये क्या है मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे एक दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक दरार है, तो इसलिए भूकंप यहाँ पे उत्तराखंड में इसीलिए देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या है, ये नवनिर्मित हिमालय है, यहाँ पे फॉल्ट लाइनें देखने को मिलती है हिमालयी क्षेत्रों में। तो लघु हिमालय और शिवालिक क्षेत्र को अलग करने वाली जो ये फॉल्ट लाइनें, इसे कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी मुख्य सीमा भ्रंश, MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी मुख्य सीमा भ्रंश। ये आपको नोट करना है।
देखो ये तो मैंने सारा लिखा हुआ है, तो आप स्वयं नोट कर सकते हैं। अब इस क्षेत्र में ये मुख्य क्षेत्र है, तो इसमें तांबा हो गया, ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट, ये आदि खनिज भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। साथ ही साथ सरयू नदी, रामगंगा हो गई, लधिया नदी, नयार नदी, ये भी इसी क्षेत्र में आती है। उत्तराखंड का पामीर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों। उत्तराखंड का जो पामीर है दूधातोली, वो किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो भी आपका लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ इस क्षेत्र के दक्षिण में, ठीक है, इधर दक्षिण में अनेक ताल देखने को मिलते हैं, नौकुचिया ताल, सात ताल, भीम ताल, खुरपा ताल, पूना ताल, ये सारे ताल जो कि लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लघु हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे धान, ज्वार, मक्का, गेहूं आदि की खेती अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे लगातार नदियां बहती रहती हैं। और 45 से 60% भाग दोस्तों वन आच्छादित है इस क्षेत्र का। अब देखो जो उच्च हिमालय क्षेत्र था ना, उसका जो ऊपरी क्षेत्र है, मैं आपको पीछे ले जाता हूं थोड़ा, ये देखो यहाँ पे, ये है ना जो उच्च हिमालय क्षेत्र, तो यहाँ का जो ऊपर का हिस्सा है ये बिल्कुल क्या है, यहाँ पे वनस्पति रहित है, यहाँ पे वनस्पति है ही नहीं, क्योंकि देखो लगातार ये बर्फ से ढका हुआ है। अब जहां पे लगातार बर्फ हमेशा ढकी रहती है, क्या वहां पे वनस्पति हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो जो ऊपर का हिस्सा होता है वृत्त या उच्च हिमालय क्षेत्र का, वहां पे बिल्कुल वनस्पति का अभाव पाया जाता है। उसके बाद जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे बुग्याल पाए जाते हैं, और फिर नीचे के क्षेत्रों में वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पे बुग्याल और यहाँ पे वनस्पति। लेकिन जो ये लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पे लगातार 45 से 60% जो भाग है वो वन आच्छादित है, यानी यहाँ पे वन पाए जाते हैं। और किस प्रकार से के वन पाए जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के कोणधारी सघन वन, जिसमें चीड़ हो गया, फर, देवदार, साल और ये सारे वृक्ष इसमें प्रमुखता पाए जाते हैं। अब मैंने आपको जैसे अभी बताया था यहाँ पे ये कि जो उत्तराखंड का पामीर है वो किसमें आता है? लघु हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये है यहाँ पे उत्तराखंड का पामीर। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो जो उत्तराखंड का पामीर है लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और ये 3 जिलों में स्थित है। चमोली में भी फैला हुआ है, पौड़ी में भी फैला हुआ है, और अल्मोड़ा में भी फैला हुआ है उत्तराखंड का पामीर दूधातोली। ठीक है, यहाँ पे लिखाई नहीं मैंने शायद, दूधातोली इसका नाम, ठीक है। दूधातोली जो पर्वत श्रेणी है ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत। इसको उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। अब देखो दूधातोली से 5 नदियों का उद्गम होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट नदियां हैं, ये आपको याद करनी है। पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, आटागाड़ और वूनो, ये 5 नदियां हैं दोस्तों जो इस दूधातोली श्रेणी से जिनका उद्गम होता है। और इसी श्रृंखला में आपका कोदिया बगड़ नामक स्थान है, जहां पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थिति में है। ठीक है, वीर चंद्र सिंह की समाधि कहाँ है? यहाँ पे कोदिया बगड़ नामक स्थान पर, गैरसैंण में। और जो गैरसैंण चमोली है वो भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, दूधातोली में। तो उत्तराखंड के पामीर से संबंध ये कुछ प्रमुख क्वेश्चन थे, और यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे आपको यहाँ पे क्या करने हैं? नोट करने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो प्रमुख पर्वत शिखर, यहाँ पे मैंने अलग से दिए गए हैं, ये इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये मुख्य हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखर हैं, ये मध्य हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। अब देखो यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब तो यूके वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने लगा है। कुछ पिछले कुछ दिनों में जो 2021 में एग्जाम हुआ था, वहां पे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बना था। वहां पे लगभग 4 या 5 पर्वत श्रेणियां, पर्वत शिखर दिए गए थे मुख्य हिमालय के, और बताया गया था कि इनको ऊंचाई के आधार पर क्या कीजिए, क्रम में लगाइए। अब देखो यार इतने सारे आपको ये नोट करने होंगे, ठीक है। और अब देखो आपको जो यहाँ पे याद हो सकते हैं उनको आप जरूर नोट कीजिए, क्योंकि यूके तो वो तो काफी डीप क्वेश्चन अब बनने लग गया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारे दोस्तों आपको बताए हैं इनके ऊंचाई के आधार पर। तो मुख्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रमुख पर्वत शिखर आते हैं, ये आपके आते हैं, देखो ये चमोली जिले में, ये सारे चमोली जिले में आते हैं। नंदा देवी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, मुख्य हिमालय क्षेत्र की नंदा देवी, साथ साथ उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, पर्वत शिखर है। ऊंचाई है 7,817 मीटर, ये मीटर में है। उसके बाद आता है कामेट 7,756 मीटर। उसके बाद है माना है 7,272। ये देखो ये नंदा देवी कौन सा है? पश्चिमी है। और नंदा देवी पूर्वी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 7,434। ये पूर्वी ये कहाँ है? चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है। और ये जो पश्चिमी ये केवल चमोली में ही स्थित है।
क्योंकि देखो नंदा देवी काफी ये लंबी क्या है, पर्वत श्रृंखला है। तो कुछ हिस्सा इसका चमोली में है, कुछ हिस्सा इसका पिथौरागढ़ में फैला हुआ है। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीन शॉट यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक का नाम मैं बोलूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब ये कुछ देखो उत्तरकाशी में। और दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, दूसरा बनता है कि बताइए निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तरकाशी जनपद में है, या कौन सी पर्वत श्रृंखला चमोली जनपद में है। ये विशेषकर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये मध्य हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां है। द्रोणगिरी ये चमोली में है, सुरकंडा ये आपकी टिहरी में है, चंद्रबदनी यहाँ पे चंद्रकोट पर्वत है टिहरी में है, रानीखेत ये अल्मोड़ा में है, लाल टिपा मसूरी में है, देववन देहरादून में है, दुधातोली ये चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में है। तो ये मध्य हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। और इधर ये सारी उच्च हिमालय या मुख्य हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। तो दोस्तों इनको आपको नोट करना है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे दून द्वार क्षेत्र। अब देखो जो दून द्वार क्षेत्र है, यहाँ पे दून द्वार क्षेत्र का मतलब आप समझते होंगे, जो पश्चिम है वो तो दून कहलाता है, और इसका जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र उसको कहा जाता है द्वार। इसकी चौड़ाई लगभग 24 से लेकर 32 किलोमीटर है और ऊंचाई है 350 से लेकर 750 मीटर। पश्चिमी भाग इसका दून कहलाता है। और सबसे बड़ा दून का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो स्वयं कहाँ है, देहरादून। देहरादून पश्चिमी भाग है। पश्चिम में सबसे पश्चिमी जनपद भी तो देहरादून ही है ना उत्तराखंड का। तो पश्चिमी भाग दून है और पूर्वी भाग कहलाता है द्वार। अब देखो इस क्षेत्र में देहरादून हो गया, कोठारी चौखम ये पौड़ी में आता है, कोटा नैनीताल में आता है। तो राज्य के ये प्रमुख क्षेत्र इस दून द्वार क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पे सर्वाधिक मानव जनघनत्व पाया जाता है। देखो इसको आपको नोट मतलब याद कैसे करना है कि सर्वाधिक मानव जनघनत्व कहाँ पाया जाता है। देखो सीधी सी बात, आप अगर अपने दिमाग में सोचेंगे, देहरादून ऐसा जनपद है जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि वहां स्वयं राजधानी है। तो देहरादून से दून, तो दून ऐसा क्षेत्र है उत्तराखंड का, अगर हम उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन की बात करें तो दून ऐसा क्षेत्र है जहां पे दून द्वार क्षेत्र जहां पे सर्वाधिक मानव जनघनत्व पाया जाता है। ठीक है। और इस क्षेत्र में देखो 75 किलोमीटर लंबा और 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा देहरादून सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है इस दून द्वार क्षेत्र का। तो यहां से ज्यादा और अन्य क्वेश्चन बनते नहीं है, इतने ही क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों शिवालिक क्षेत्र। तो शिवालिक क्षेत्र को यहाँ पे इसको बाह्य हिमालय और हिमालय का पाद भी कहा जाता है, क्योंकि इस शिवालिक क्षेत्र का निर्माण सबसे अंत में हुआ है। क्योंकि देखो शिवालिक क्षेत्र के ऊपर अगर हम हिमालयी क्षेत्रों की बात करें, शिवालिक क्षेत्र के ऊपर है, यह है शिवालिक, यहाँ पे है मध्य हिमालय क्षेत्र और ये है उच्च हिमालय क्षेत्र। तो ये उच्च हिमालय क्षेत्र ये थे इस प्रकार से खड़ा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो वर्ष भर हिमच्छादित रहता है, बर्फ पड़ी रहती है, ग्लेशियर होता है। अब ग्लेशियर से नदियां निकलती हैं और ये नदियां यहाँ पे, ये पहले पूरा समतल था, ठीक है। इन नदियों ने यहाँ पे क्या लाए, अपने साथ कंकड़ पत्थर और अवसाद ला गए। और जब अवसाद ला गए तो यहाँ पे ये धीरे धीरे भरने लगे ये क्षेत्र। और जब ये क्षेत्र भरने लग गया है तो यहाँ पे धीरे धीरे ये मलबा इकट्ठा होने लग गया और अंत में इतना ज्यादा, देखो कई साल लग जाते इसमें, करोड़ों साल लग जाते इसमें इस प्रोसेस को होने में। और ये जो अवसाद हो गए इतने ज्यादा भर गए यहाँ पे कि ये सीधे एक स्वयं एक क्या बन गया, चट्टान बन गया, एक पर्वत बन गया। तो इस प्रकार से मध्य हिमालय क्षेत्र का निर्माण हुआ। अब देखो उच्च हिमालय से नदियां तो आ रही हैं, यहाँ पे नदी घाटियों से यहाँ से आ रही हैं और यहाँ पे फिर ये मलबा कहाँ इकट्ठा कर रही है, इस शिवालिक क्षेत्र में, शिवालिक क्षेत्र में। और फिर शिवालिक क्षेत्र में धीरे धीरे ये भी यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो गया। तो इसलिए सबसे नवीनतम क्षेत्र है हिमालय का शिवालिक क्षेत्र। और ये आपका सीधे तराई क्षेत्र होता है नीचे, और ये यहाँ पे सीधे समतल है, गंगा का मैदानी क्षेत्र। अब देखो तराई क्षेत्र क्यों है, यहाँ पे बिल्कुल अभी क्या है, तेजी से नदियां बहती हैं और धीरे धीरे ये मैदानी क्षेत्र में क्या करने लगी है, अवसाद इकट्ठे करने लगी है। करोड़ों साल बाद में ये हो सकता है कि यहाँ पे भी एक नवीनतम हिमालय का निर्माण हो जाए। ठीक है। तो ये तो प्रोसेस है यहाँ पे, इस प्रकार से इन क्षेत्रों का अलग अलग काल में यहाँ पे निर्माण हुआ है। और इसीलिए शिवालिक को क्या कहा जाता है, हिमालय का सबसे नवीनतम भाग या हिमालय का पाद कहा जाता है। चौड़ाई इसकी 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई है 700 से लेकर 1200 मीटर। अब देखो शिवालिक क्षेत्र और भाबर क्षेत्र को अलग करने वाली फॉल्ट लाइन कौन सी है, HFF यानी हिमालयन फ्रंट गार्ड, हिमालयन अग्र सीमा, यानी हिमालय के बाद, हिमालय के आगे भी जो सीमा है उसे कहते हैं हिमालयन फ्रंट गार्ड।
और ये शिवालिक क्षेत्र और भाबर क्षेत्र, क्योंकि शिवालिक क्षेत्र यहाँ पे है, ये शिवालिक है, और इसके नीचे आ जाएगा आपका ये भाबर क्षेत्र। मैंने मैप में सारा ये डिस्क्राइब कर रखा है। अब देखो सबसे नवीन भाग होने के कारण, शिवालिक क्षेत्र है जो सबसे नवीन भाग होने के कारण यहाँ पे क्या होते हैं, जीवाश्म मिलते हैं। जीवाश्म का मतलब आप समझते हैं, जीवाश्म मतलब जीवों के अंश जो किसी चट्टानों के नीचे दबे हैं। तो देखो शिवालिक क्षेत्र अभी नवीनतम है, तो कुल मिला के कुछ सालों पहले जो जीव मरे होंगे ये इस क्षेत्र के नीचे दबे होंगे, क्योंकि जब ऊपर से देखो ये शिवालिक क्षेत्र था, पहले मैंने बताया कि ये समतल था, यहाँ से अवसाद आए और यहाँ पे जो कुछ जीव थे वो इसके नीचे दब गए और यहाँ पे ये शिवालिक क्षेत्र का निर्माण हो रखा है। तो अगर इसकी खुदाई की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे जीवाश्म देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सबसे नवीन भाग है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर होती है और इसके अंतर्गत 7 प्रमुख जिले आते हैं। देखो दक्षिणी देहरादून, दक्षिण उत्तर हरिद्वार, दक्षिण टेरी, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिण अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल और दक्षिण चंपावत। तो वैसे ये क्वेश्चन, ये इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं बनता है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, यहाँ तक ये भी नहीं बन सकता है। तो ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद आगे 2 अन्य क्षेत्र आते हैं, भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र। भाबर क्षेत्र, भाबर ये भूमि का उबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है, यहाँ पे मोटे मोटे कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, बालू युक्त मिट्टी होती है, तो कृषि के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र है, क्योंकि देखो उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, मोटे मोटे यहाँ पे कंकड़ पत्थर है। देखो भाबर क्षेत्र, इसका निर्माण कैसे हुआ है, जो ऊपर से नदियां आ रही है ना वो अपने साथ कंकड़ पत्थर ला रही है और यहाँ पे जमा कर रही है, तो इसलिए इस भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इसकी चौड़ाई है 10 से 12 किलोमीटर, इसलिए कृषि के क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र है। भले यहाँ के लोग फिर भी कृषि कार्य करने के लिए इस क्षेत्र का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन कृषि बिल्कुल यहाँ पे ना की बराबर होती है। उसके बाद आता है तराई क्षेत्र, इसका विस्तार है 20 से 30 किलोमीटर। अब ये तराई क्षेत्र, यहाँ पे एक तो नदियां बह के आ रही है हिमालय क्षेत्रों से, तो काफी अच्छा यहाँ पे फसल भी उगाई जाती है, अधिक वर्षा यहाँ पे होती है और फसलों का उत्पादन, यहाँ पे किन फसलों का उत्पादन होता है जिनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, धान और गन्ना। धान अनाज रुपाई के माध्यम से आप अनाज उगाते होंगे, तो वहां पे क्योंकि तराई क्षेत्र में बारिश भी ठीक ठाक होती है, ऊपर से नदियां भी लगातार आ रही हैं, तो इन क्षेत्रों में यह फसल उत्पादन के लिए अच्छा क्षेत्र है। और इन क्षेत्रों में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। अब कुएं क्यों पाए जाते हैं, देखो तराई क्षेत्र है ना, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, ये बिल्कुल तराई क्षेत्र है ऐसा। अब तराई क्षेत्र है तो नदियां बिल्कुल क्या है, लगातार जा रही हैं। अब कुछ क्षेत्र तो ऐसे होंगे ना जो देखो नदियों ने तो अपना कटाव बना लिया है, बिल्कुल ढलान में बह रही है। अब जो इधर के क्षेत्र होंगे, माना ये क्षेत्र, ये पानी कैसे लाएंगे, तो ये पानी इनको नदी में जाना पड़ेगा। अब नदी में इतनी मेहनत कौन करेगा, इसलिए यहाँ पे कुएं बनाए गए हैं। तो पाताल तोड़ कुएं किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो शिवालिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं मतलब बहुत गहरे गहरे कुएं। क्वेश्चन बनता है कई बार ये कि उत्तराखंड के कौन से क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट अंतिम जो भौगोलिक क्षेत्र है वो है गंगा का मैदानी क्षेत्र। ये विशेषता हरिद्वार के नीचे का क्षेत्र है, हरिद्वार क्षेत्र है, समतल मैदानी क्षेत्र है ये, और यहाँ पे 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बांगर का मतलब होता है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जो यहाँ पे पहले ही बहुत सालों पहले नदियों द्वारा लाई गई है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और खादर मिट्टी जो लगातार नवीन जलोढ़ मिट्टी, मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये समतल मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे हिमालय की नदियों से लगातार ये अवसाद लेके आ रही है और यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है ये अवसाद, क्योंकि पानी तो आगे चला जाता है, मिट्टी लगातार यहाँ पे जमा होती रहती है, कंकड़ पत्थर। तो जो नवीनतम कंकड़ पत्थर है ये मिट्टी है, इसे कहा जाता है खादर। और जो पुरानी यहाँ पे पहले से जलोढ़ मिट्टी है उसे बांगर कहा जाता है। और धीरे धीरे भविष्य में ऐसा भी हो सकता है, कई सालों बाद यहाँ पे भी एक अन्य हिमालय का निर्माण हो सकता है, यानी हिमालय का नवीनतम भाग। ऐसा नहीं कि उसका नाम ही कुछ होगा, वो तो खैर बाद की बात है, भविष्य किसने देखा है। अब दोस्तों यहाँ पे इस क्षेत्र में देखो हरिद्वार का अधिकांश भाग, लक्सर हो गया, रुड़की, इसी क्षेत्र में ये आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने ये कंप्लीट कर दिया उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्या है विभाजन है। अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जो नेक्स्ट एक तो जलवायु वाला टॉपिक है और एक आपदा वाला टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले ही इतनी लंबी आज एक वीडियो हो चुकी है। क्योंकि काफी डिटेल्स में मेरा उद्देश्य यही रहता है कि हर चीज आपको एक्सप्लेन की जाए ताकि आपको समझना यहाँ पे आसान हो जाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।